नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत दत्तरी। ले आइए स्क्रीन पर हेमंत जी को फटाफट। स्वागत है हेमंत भाई आपका। चुनाव आयोग तानाशाह है और बीजेपी डिस्टर्ब। ये डिस्टर्ब शब्द दिल्ली एनसीआर में, या हम आप सोचते होंगे डिस्टर्ब है, इसका मतलब क्या हुआ। उत्तर प्रदेश में जहां पर मतलब जो लोग स्कूल नहीं भी गए हैं ना, गांव गांव में चले जाइए तो किसी को देखते हैं गांव में बैठे रहेंगे चार आदमी, और किसी को देखेंगे इधर उधर भटक रहा, कहेंगे अरे डिस्टर्ब हो गया है। डिस्टर्ब का मतलब ये समझ लीजिए, मानसिक रूप से जब आदमी स्थिर ना हो तो सामान्य आदमी हमारे यहाँ जो है वो कहता है कि फलाने डिस्टर्ब हो गए, फलाने की इलाज करवाया जा रहा है। लोग वहां पर जानते नहीं बहुत टेक्निकल वर्ड, तो कहते हैं उनका इलाज चल रहा है, डिस्टर्ब हो गए। तो बीजेपी डिस्टर्ब हो गई, ये हम नहीं कर रहे भाई। बीजेपी डिस्टर्ब हो गई। हाँ, इलाज में अगर हमको चंदा मिलाना होगा तो हम मिला देंगे चंदा, लेकिन डिस्टर्ब हुई है ये हम नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी ने रायबरेली में कहा कि चुनाव आयोग तानाशाह है और बीजेपी डिस्टर्ब है। राहुल की रायबरेली की दहाड़ से राहुल के बोलने पर बड़ी वाकई बीजेपी में स्थिति गड़बड़ हो जाती है, सब वाकई डिस्टर्ब हो जाते हैं। पटना तक असर हुआ, लखनऊ से पटना दूरी है ठीक ठाक रायबरेली से, वहां तक असर हुआ। सम्राट, एक मोदी जी सम्राट चुन के लाए हैं, सम्राट नेहरू नेहरू जपने लगे। अब सोचिए, उनको बिहार नहीं संभल रहा है। बिहार में मैं आज बताऊं, वो खबर अलग है, वो विजुअल बड़े हिंसक हैं इसलिए नहीं दिखा सकते। लाठियां लाठीचार्ज वगैरह यूट्यूब पे बड़ी दिक्कत आती है। खूब लाठीचार्ज हुई। उन्हें, वो डिप्टी सीएम है बिहार के, उन्हें अपने प्रदेश के युवाओं नौजवानों की चिंता करनी चाहिए, तो वो नेहरू नेहरू जपने लगे। अब ऐसी परिस्थितियों में जो हम आज कार्यक्रम लेकर आए हैं, उसमें एक यह भी विषय है कि जब इतनी बुरी स्थिति है भाजपा की, फिर भी वो सरवाइव कैसे कर रहे हैं। तो उसके सर्वाइवल में एक ही चीज नजर आती है कि मोदी जी स्लीपर सेल के पीछे खड़े हैं। और कैसे, ये हम और हेमंत जी आज आपको बताने दिखाने की कोशिश करेंगे। सम्राट चौधरी बता रहे हैं कि नेपाल में जो कुछ हुआ है वो भी नेहरू की वजह से हुआ है। तो पटना में जो लाठियां चल रही हैं वो भी नेहरू की वजह से। नेहरू ने उस समय कह दिया था कि पटना में सन 2025 में 10 सितंबर को जब छात्र आएंगे प्रदर्शन करने तो लाठी बरसा देना। पुलिस वालों को नेहरू इंस्ट्रक्शन देके गए थे। सब कुछ देश में नेहरू की वजह से ही अगर हो रहा है, तो आपके साहेब कर क्या रहे हैं इस देश में। भाई पीछा छोड़े, लालू यादव ने बहुत पहले अटल जी को कहा था कि नेहरू जी ने कहा था, वहां भी नेहरू जी का नाम था कि नेहरू जी ने कहा था कि एक बार प्रधानमंत्री बनोगे, अब दो दो बार हो गया, अब तो पीछा छोड़ दो देश का। तो नेहरू जी ही जब सब कर रहे हैं देश में, तो काहे की 56 इंच की छाती वाले साहब को हम लोग ढोएं। पीछा छोड़ो देश का। जब सब नेहरू चला रहे हैं, तो नेपाल भी नेहरू चला रहे हैं, बांग्लादेश भी चला रहे हैं नेहरू, भारत तो चला ही रहे नेहरू। खैर, हम आते हैं विषय पर। सम्राट चौधरी को जरा सुनिए, गौर से सुनिएगा, ध्यान से। लोगों में असंतोष होता है, लेकिन अराजकता नहीं होना चाहिए। मैंने कहा कि आज यदि वो भारत का अंग होता तो आज नेपाल भी समृद्ध होता। यदि पाकिस्तान भारत का अंग होता तो आज भारत के साथ वो समृद्ध होता। मैं तो स्पष्ट कह रहा हूँ कि ये कांग्रेस की भूल है, जिसके चलते हमको ये झेलना पड़ रहा है। नहीं, बहुत स्पष्ट कहा। एक चीज भूल गए थे सम्राट चौधरी, मैं याद दिला दे रहा हूं, आगे बोलिएगा सम्राट जी तो ध्यान रखिएगा। अगर फ्रांस भारत का हिस्सा होता तो आज फ्रांस की भी सड़कों पर 1 लाख लोग उतरे हैं। फ्रांस में भी अराजकता नहीं होती और समृद्ध होता, बेचारा गरीब है, अराजकता भी फैल रही है। तो फ्रांस भी अगर भारत का हिस्सा होता, ये सब गलती हुई है, नेहरू ने गलती की। सब फ्रांस जर्मनी सबको मिला लेना चाहिए था अपने में, सब एक कर लेते। वसुधैव कुटुंबकम वैसे भी हम लोग करते हैं। लेकिन ये अकेले नहीं है, सम्राट चौधरी अकेले नहीं है। आप अगर सैंपल खोजेंगे, चावड़ी बाजार आप जाइए, थोक की बाजार है दिल्ली में, तो वहां पर सैंपल आप कहोगे पेंसिल, तो पेंसिल का सैंपल दिखाएंगे, इतने तरह की पेंसिल है। तो वैसे ही ये सम्राट चौधरी एक सैंपल है, आपको बहुत सैंपल ऐसे मिलेंगे। तो नेक्स्ट जरा देखिए, अगला देखिए और सोचिए देखते देखते। अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ।
ये इसके लिए हिम्मत चाहिए होती है, हिम्मत। दम हो तभी ये काम हो सकता है। और जो दोनों हाथ उठा के हो कर रहे थे, ये सब पता है आप लोग को? पता नहीं है? जो पाक अधिकृत कश्मीर में इस सब लंगर चल रहा है, ये सब लंगर खाने गए हैं वहां पे। जो सामने हो कर रहे थे, आपको नहीं पता होगा ना हेमंत भाई? ये सब पीओके में ही गए हैं लंगर खाने इस समय। वहां पे लंगर चल रहा है। ये योगी आदित्यनाथ हैं, इनके परिचय की कोई जरूरत है नहीं। ये लोकसभा चुनाव पहले बताए थे, हिम्मत होना चाहिए। अगर देखिए इनके बयानों का जो होता नहीं कि जो है व्यंग्यात्मक लहजे में और तथ्यपरक अगर विश्लेषण करें ना, तो इन पर व्यंग की पूरी किताब लिखी जा सकती है। अब ये व्यंग ये किस पे कह रहे हैं? अगर हिम्मत हो तो इसका मतलब बिना हिम्मत वाला कोई डरपोक और कायर इस समय देश को चला रहा है। मैं तो यही मानता हूं। योगी आदित्यनाथ को अगर आपको यकीन ना हो तो मैं दोबारा सुनवा देता हूं। भैया योगी को सुनवाइए दोबारा, और सोचिए इस देश को कौन चला रहा है? कोई कायर डरपोक चला रहा है क्या? अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। ये इसके लिए हिम्मत चाहिए होती है, हिम्मत। दम हो तभी ये काम हो सकता है। अच्छा, 6 महीने में आए नहीं तो हिम्मत और दम ये दोनों नहीं है। योगी आदित्यनाथ, मैं अब कहे तो कसम खा लूं, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। योगी आदित्यनाथ के मुताबिक किसी डरपोक और कायर के हाथ में देश है। अगर हिम्मत होता, दम होता, तो अब तक पाक अधिकृत कश्मीर हमारा होता। तो आप लोग तय कीजिए वो डरपोक कायर कौन है। जरा अगला सुनिए, एक और झलक सुनिए। दिनेश प्रताप सिंह है, इनको भी सुनिए, बताता हूं अभी। अब बताइए, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में अगर लोग मानते हैं तो प्रियंका गांधी को थोड़ा ज्यादा ग्लैमरस मानते हैं। प्रियंका गांधी लड़की हूं, लड़ सकती हूं बन करके महामंत्री के रूप में, उत्तर प्रदेश की प्रभारी के रूप में गांव की गलियों में घूमी तो रायबरेली में तो कोई असर पड़ा नहीं, उत्तर प्रदेश में भी कहीं कोई असर नहीं पड़ा। तो राहुल गांधी के घूमने और लड़ने से कोई असर पड़ने वाला नहीं है। राहुल गांधी के हाथ जैसे अंधे के हाथ बटेर लग जाए, उसी तरह कुछ लग जाता है उत्तर प्रदेश में किसी और के सहयोग से, तो वो पा जाते हैं। गांधी नेहरू खानदान की अपनी कमाई के कारण उत्तर प्रदेश में उनको ना कुछ मिला है और ना कुछ मिलने वाला है। सुने आप, पहली बात तो प्रियंका ग्लैमरस हैं ज्यादा, राहुल के हाथ कुछ नहीं है। कांग्रेस के अपने बूते पे कांग्रेस की कमाई यह है कि कुछ नहीं उसके हाथ में है। कांग्रेस के पास कुछ नहीं है ना, गांधी परिवार, उसकी कमाई जीरो है। जो व्यक्ति ये बोल रहे थे, आपको पता है इनको सोनिया गांधी ने एमएलसी बनाया, इनके भाई को राजनीति मिला, ये सब सोनिया गांधी को उंगली पकड़ के राजनीति में आए हैं। पत्नी को, पूरा परिवार, यही कमाई है असली कांग्रेस की। ये जो कुछ भी बने हैं, ये भाजपा में अभी जो योगी जी सरकार में मंत्री बने हैं, इसको छोड़ करके इनको उस लायक भी कि मंत्री इनको कोई बना ले, उस लायक भी कांग्रेस ने बनाया। मतलब ये पहली बार कांग्रेस में आए तभी इन्होंने राजनीति में सफल तक स्वाद चखा। नहीं, उसके पहले ये राजनीति में सिफल थे, डबल जी। वो ज्ञानेश कुमार के मकान नंबर टाइप में थे, 5 जी लोग थे। ये बता रहे हैं ग्लैमरस हैं। उसमें और एक गलती के क्या डिस्टर्ब वाली बात हमको स्टेब्लिश करनी है। जब इन्होंने क्या कहा कि एक सहयोगी किसी के सहयोग से इतनी सीट जीत गई है, तो थोड़ी सफलता पा गए। कांग्रेस कितनी सीट जीती है उत्तर प्रदेश में? पिछले 15 साल में सबसे अच्छी सफलता आई है। अगर सहयोगी इतना मजबूत है कांग्रेस का कि उतनी सीटें जिता सकता है, तो ये तो अखिलेश यादव की ताकत के बखान कर रहे हैं कि अखिलेश यादव इतना ताकतवर नेता है कि कांग्रेस को भी अपने कंधे पे ढो लिया। ये योगी के मंत्री हैं। इसीलिए राहुल ने कहा है डिस्टर्ब। अब जरा आगे आते हैं, फटाफट जल्दी दिखाइए, चले हेमंत जी के पास भाई, ज्यादा टाइम हो गया। नेपाल के दंगों में फंसे छतरपुर के 14 लोग, पीएम मोदी से मांगी मदद, बोले हमें यहां से बाहर निकलवाएं। अब सम्राट चौधरी से ही मैं पूछ रहा हूं, इनको कौन नेहरू ने फंसाया है क्या नेपाल में? और निकलवाने, अगर ये नहीं निकल पा रहे हैं या ये गुहार कर रहे हैं वहां से निकालने के लिए, तो इसके लिए बताइए नेहरू जिम्मेदार हैं। छतरपुर के 14 लोग नेपाल में फंसे हैं और गुहार कर रहे हैं भारत की सरकार से। अब बताइए नेहरू जिम्मेदार? छतरपुर वाले कर रहे गुहार, नेहरू जिम्मेदार?
वाह, कुछ भी हो देश में बता दो नेहरू जिम्मेदार। अब दो फोटो दिखा के सीधा आपके पास हेमंत भाई एक फोटो लाइए। कांग्रेस की बढ़ती लोकप्रियता से बीजेपी डिस्टर्ब, इसीलिए हम वो सब दिखाए थे कि इससे आप रिलेट कर पाइए कि आखिर डिस्टर्ब है कि नहीं है। भाई आप ही तय करिए। रायबरेली में बीजेपी मंत्री के विरोध पर राहुल गांधी का पलटवार। अगला दिखा दीजिए। रायबरेली में राहुल गांधी बोले चुनाव आयोग तानाशाह, ओबीसी को नहीं बढ़ने दे रहे आरएसएस और भाजपा वाले। चलिए बस हो गया। अब राहुल गांधी कुछ बोले हैं एक दो बाइट, वो आप लोग सुन चुके हैं, लेकिन हम फिर सुनवा देंगे बाद में। हेमंत जी के पास चलते हैं। हेमंत भाई, ये डिस्टर्ब वाला बयान शब्द जो है ना, वो आज बहुत सही कनेक्ट हो रहा है। क्या वाकई हुए हैं? देखिए मुझे इतनी समझ नहीं है, क्या वाकई डिस्टर्ब हो गए हैं भाजपा वाले राहुल गांधी से? आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को। इस पे वैल्यू जजमेंट में और आप ना कभी पहले देते हैं ना आज देंगे, हमें केवल सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स प्रेजेंट कर देनी है एज दे आर। आज राहुल गांधी एक साल में छठी बार अपनी कंस्टिट्यूंसी में जा रहे थे रायबरेली, सुबह छठी बार। लखनऊ एयरपोर्ट से निकले, बाकायदा शेड्यूल्ड होता है सारे का सारा आइटनरी, ट्रेवल प्रोग्राम, सब कुछ रूट भी फिक्स होता है। तो उससे एन पहले जहां पहुंचना था उनको रायबरेली में, दिनेश सिंह जी अपने समर्थकों को लेकर सड़क पे जम गए। ठीक, किस बात पे? कि मोदी जी की मां को गाली दे दी गई थी बिहार के अंदर। ठीक, जिसने गाली दी वो अंदर है। राहुल के खिलाफ तो कोई पर्चा दर्ज नहीं, न तेजस्वी के ऊपर, न राहुल और तेजस्वी उस मंच पे थे, कोई बात नहीं। तो इसका मतलब समझिए क्या है कि जो इतने बड़े उत्तर प्रदेश जिसकी 25 करोड़ आबादी है, उसका कोई इशू नहीं है। केवल इशू मोदी जी की मां की गाली है, जो 10 दिन पहले जो वहां पर कथित तौर पे हुई, उसका बंदा जो इसने दी थी वो उसमें जेल के अंदर। तो ये इनकी बैंकरप्सी है एक पार्ट। वहां से ये चले, राहुल गांधी ने अपने सारे कार्यक्रम कुरुक्रम कर रहे थे सारे, जो भी वहां उन्होंने बताई कुछ बातें, और वो सब खत्म भी नहीं था। इतने में आपकी जो दूसरी दुर्दांत प्रतिभा है सम्राट चौधरी, जो मौजूदा डिप्टी सीएम है और दांव लगा तो भावी मुख्यमंत्री के दावेदार थे, उन्होंने कमाल ही कर दिया। उनसे सवाल पूछा कि साहब नेपाल में जो कुछ ये हुआ है कल से और आज तक जिस तरीके का, उसका बताइए। तो उस भाई ने सीधा नेहरू जाके टोपी रख ली, सीधी नेहरू के जाके। और ये जो अपने आप में ये अकेला सम्राट चौधरी नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की जो पूरी शासन की पद्धति है ना, उसको एक बार आपको देखना पड़ेगा। ये कैसे अतीत जीवी, कभी किसी भाजपाई, कभी किसी आरएसएस के व्यक्ति से आपने अंग्रेजों के खिलाफ एक शब्द सुना है? अंग्रेजों का इतना लंबा शासन भारत में रहा, कभी एक शब्द सुना हो तो बता दो। ठीक, 1947 से लेकर के और 2014 के बीच में हर शासक में बुराई थी, किसी ने कुछ नहीं किया, इंक्लूडिंग अटल जी। और उस सब के लिए जिम्मेदार कौन है? नेहरू। ये भी क्लियर है, इसमें कोई कंफ्यूजन आपको नहीं। अटल जी को भी कर लेते कि उन्होंने भी कुछ नहीं किया। और देश आजाद हुआ 2014 में पहली बार कंगना रनावत के अनुसार, और 2025 में अभी होगा 22 सितंबर को तीसरी बार। दूसरी आजादी से तीसरी आजादी अब मिलने वाली है, जब जीएसटी में मोदी जी ने क्रांतिकारी परिवर्तन किया। तो ये तो इनका इतिहास बोध है, ये इनकी सारी की सारी चीजें। इसमें मुझे और आपको कोई फैसला नहीं करना, दर्शक करे फैसला। तो कल जो कुछ नेपाल के अंदर हुआ, उसके लिए भी माननीय जो क्रांतिकारी साथी थे, इन्होंने बताया कि नेहरू जिम्मेदार है। अगर ये उसका विलय कर लेते तो सारी की सारी चीज हो जाती। इनसे कोई पूछे तो उस समय जो 1947 में भारत की आजादी की जो हालत थी, जो देश का जिस हालत में वो विभाजन कराया था, आज की तारीख में विभाजन विभीषिका दिवस कौन बनाता है? यही सारे क्रांतिकारी जो 16 साल जो एनजीओ मना रही है, यही थे उस समय। क्या करते थे ये वेस्ट बंगाल समेत 3 राज्यों में मुस्लिम लीग के एलाइज पार्टनर कौन थे, उनकी सरकारों में कौन शामिल थे? ये लोग। अब 100वें साल में ये विभाजन विभीषिका दिवस मनाते हैं। सोचिएगा आप, इनका जो आप कहते हो ना कि हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है। आप किसी और को कहते हो मैंने वो आपको दे रखा है कि आशीष भाई ऐसा बोलते हैं, तो हिपोक्रेसी की भी सीमा ये है कि जिनके साथ ये शासन चलाते थे वो भारत और पाकिस्तान के 2 राष्ट्र के सिद्धांत के झंडा बरदार थे। इनके जो प्रिय थे वीर सावरकर क्रांतिकारी, वो सारे के सारे 2 राष्ट्र की थ्योरी को आगे बढ़ाते थे। ठीक, उस सारे में रहते हुए मुस्लिम लीग में जिन्ना के साथ एलाई पार्टनर होते हुए उसकी पार्टी के साथ आज इनको विभाजन विभीषिका दिवस मनाया जाता है। दूसरी बात, जितने भी पड़ोसी देश हैं उनके साथ जो ये बदतमीजी और बेहुदगी करते हैं तमाम मौकों पर, जब आपको ध्यान होगा जब भूकंप आया था नेपाल के अंदर, हमारे संबंध कहां से खराब होने शुरू हुए? जिस तरीके से उनको बिलिटिल करने की कोशिश की गई मोदी की सरकार के द्वारा, वहां से वो शुरुआत हुई थी कि ये तो अपने आप को बहुत बड़े वो समझते हैं और हमारा। केवल एक बात सोचिए
कि आज नेपाल पहली बात तो है कि इतिहास के अंदर नेपाल कभी भी किसी का गुलाम नहीं रहा। इतिहास में इस पूरे रीजन के अंदर या पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री की आप बात करेंगे, नेपाल एज ए नेशन हैज ऑलवेज बीन ए सॉवरेन कंट्री, ऑलवेज बीन, और कभी किसी सत्ता के अंदर नहीं रहा, वो विदेशी आक्रांता। पहली बात तो इनको ये पता होना चाहिए। जिस बात का ये जिक्र कर रहे हैं उसकी टाइमिंग देखिए आप कितनी खड़ी है। नेपाल को भारत में नहीं मिलाकर नेहरू ने बहुत बड़ी भूल की थी। अब तो इस समय कितने 11.25 साल से मोदी ही इस भूल को सुधार क्यों नहीं लिया उन्होंने? अगर इतना ही महान काम था ये, अब तो भारत बहुत बड़ी ताकत है, दुनिया की 5वीं आर्थिक ताकत है। मोदी जी चौथी बताते हैं, बाहर जाके 5वीं कर देते हैं। इंडिया में चौथी बताते हैं, बाहर जाके 5वीं कर देते हैं। ये पता है आपको, इस तरह की चीज बदलते रहते हैं। आप ये सोचिए कि इस तरह के जो पार्टी के 100 कॉल्ड सीनियर लीडर हैं, इस तरह की अटरिंग्स, इस तरह की बयानबाजी करके क्या ना केवल भारत की छवि को खराब करते हैं, बल्कि अलग अलग देशों के साथ हमारे जो कूटनीतिक संबंध है उनके साथ क्या कर रहे हैं? सोचिएगा एक बार से। नेपाल एक फ्रेंडली नेशन था, उसको छिटक गया, वो छोटे भाई की तरह हमारा था, आज वो छिटक चुका है कंप्लीटली, चाइना की गोद में जाके बैठ गया, उसका खामियाजा भी वो भुगत रहा है। और क्या पता ये कितने लंबे समय तक क्या रहेगा। नेपाल तो मोस्टली तबाही के रास्ते में पहुंच ही गया है 2 ही दिनों के अंदर, जिस तरीके से पार्लियामेंट जला दी और सारा सुप्रीम कोर्ट में 25,000 फाइलें जल गई। ये स्थितियां वहां की, संसद का आपने हाल देखा, पीएम रेजिडेंस का देखा, सबकी सब जो स्थिति थी। वैसे ऐसे संवेदनशील मौके पे सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति ये बात करते हैं। ये इसलिए मैं कहता हूं कि कौन बना गया है जो राहुल गांधी ने कहा, वो दर्शकों पे छोड़ देंगे, हम फैसला नहीं करेंगे। आपने कहा योगी आदित्यनाथ का बयान दिखाया, वो भी क्रांतिवीर और बयानवीर है, इसमें तो कोई शक नहीं। तो संसद में रोने धोने वाला तो इतिहास हो गया। सोमनाथ चटर्जी ने किस तरीके से रुकवाया था, संभाला था सामने। इनका जो ये बयान दिखाया आपने, ये 18 मई 2024 का लास्ट ईयर। उसके बाद कितना समय चला गया? 1 साल तो पूरा चला गया और 4 महीने, और जो भी 6 महीने का था 16 महीने हो गए। क्या कहा था कि इस बार मोदी जी को बना दीजिए, उसके बाद यूके हमारा होगा। ये अकेले नहीं, जो इस देश की जो बड़ा भारी जिसके ऊपर बोझ है, माननीय रक्षा मंत्री, उनका एक बयान पढ़ के सुनाता हूं आपको और ज्यादा आनंद आएगा। इंडिया विल नॉट हैव टू यूज फोर्स टू टेक पीओके। भारत को पीओके लेने के लिए बल प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। द वे J&K इज विटनेसिंग द इकोनॉमिक प्रोसेस, जिस तरीके से हमारा J&K आर्थिक प्रगति कर रहा है, पीओके वुड से, पीओके कहेगा वी मस्ट बी मर्ज्ड विद इंडिया, हमारा भारत में विलय कर दिया जाए। सच डिमांड्स आर नाउ कमिंग। राजनाथ जी कह रहे हैं ऐसी डिमांड आनी शुरू होगी, यानी कि पीओके के लोग कहेंगे और वो आपके तश्तरी में आपके पास आ जाएंगे। ऐसा बयान इन्होंने कहीं और भी दिया था अभी टिल वेरी रिसेंटली, जो उन्होंने कहा था कि अपने आप हमारे पास चल के खुद चल कर आएगा। वो घुटने की सर्जरी करवाने गया है, उसके बाद खुद चल के आएगा। तो ये इनके 3 ने, राजनाथ सिंह जैसा व्यक्ति, सोचिएगा ये इस तरह की बात। इससे भी अगर क्रांतिवीर और बड़ी बात देख लो, जिसका सपना दिखा के 100 साल से बिना रजिस्ट्रेशन के वो एनजीओ काम कर रही इस देश के अंदर, वो क्या है पता है आपको? अखंड भारत। कहां से कहां तक भारत था, और उसको सारे का सारा एक मसीहा आएगा 56 इंच वाला वर्ल्ड लीडर डंकापति, और उस सारे को एक करके और अखंड भारत बना देंगे। पिछले 11 साल में जब से ये सत्ता में आए हैं, आपने अखंड भारत का नाम सुना है इनके मुझे किसी? वो अखंड भारत 2014 तक ही बनना था। उसके बाद जो भारत का हाल कर रहे हैं वो मैं टिप्पणी नहीं करना चाह रहा, थोड़ा गलत हो जाएगा। कर तो ये कुछ और रहे, उस अखंड भारत का ये चैप्टर भूल चुके हैं। तो ये जो क्रांतिकारी जितने भी है ना, ये मूल रूप से क्रांतिकारी आशीष भाई, इनकी किसी बात पर जाने की बजाय इनसे अगर सवाल पूछ लो तो ये भाग जाते हैं ऐसे सेंसिटिव समय पर। जब अच्छा बिहार की तो सीमा भी लगती है नेपाल के साथ, बैठी वैसी सूरत के अंदर आप ये कह रहे हो कि उनकी गलती थी, इनकी गलती थी। आज की तारीख में तो जो वहां की हालत है, कुछ भी हो, हमारे फ्रेंडली नेशन तो हम तो मानते ही हैं, बेशक वो हमसे चिकन गए, ठीक, उनके साथ संबंधों को क्यों खराब करने को चले हुए आप इस तरह की बात करते हैं? और इनको कोई चेक करने वाला नहीं, कोई सलाम करने वाला नहीं। तो हर चीज का ठीकरा नेहरू पे फोड़ना सबसे आसान है, और वही काम ये बड़ी शर्मनिरपेक्षता के साथ करते हैं। आज से नहीं कर रही है, जब से मोदी जी आए हैं तब से लेकर के आज तक का देख लीजिए। मोदी ने आज तक 1947 से पहले का कभी जिक्र किया हो और 2014 के बाद का कभी जिक्र किया हो? उनकी सारी राजनीति 47 से 2014 के बीच की है, जिसमें अटल जी का भी कार्यकाल है दोनों। अब इस परिस्थिति में ऐसी पार्टी का, ऐसे संगठन का, ऐसे एनजीओ का आप क्या करेंगे? कोई भी सवाल पूछ लो जवाब नहीं मिलेगा, कोई पूछ के देख लीजिए। केवल और केवल वन वे कम्युनिकेशन है। आपने देखा जब सम्राट चौधरी से काउंटर क्वेश्चन पूछा गया तो भाई सरक लिया आवाज, क्योंकि उतना ही पता है उसको।
आज का बाइट उतना ही है। ठीक, कल पटना के अंदर क्या हुआ, कितने लड़के सड़कों पे थे, आज वहां पर क्या हुआ है सड़कों पर, सबको दिख रहा। कल भी कितनी बड़ी संख्या थी, आज भी बड़ी संख्या। भारत तो आशीष भाई, माफ कीजिएगा इन शब्दों के लिए, भारत तो केवल बचा इसीलिए गया कि हमारा आकार बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा देश है। और यहाँ पर जयप्रकाश नारायण जैसा कोई व्यक्ति हाल फिलहाल में उस रूप में मौजूद नहीं है कि पूरे देश को एक साथ लेकर के किसी एक मुद्दे पर बिल्डअप कर ले। वहां का जो मुद्दा है नेपाल का, या श्रीलंका का जो मुद्दा था, या जो बांग्लादेश का मुद्दा था, वो क्या था? आप कहते रहिए सोशल मीडिया, सोशल मीडिया ने तो उसको एक फोर्स मल्टीप्लायर का काम किया, लोगों की आवाज को। हकीकत में क्या था? हकीकत में था कुशासन, हकीकत में था करप्शन, हकीकत में था परिवारवाद। आप श्रीलंका देख लीजिए, आप बांग्लादेश देख लीजिए, अब ये अपना क्या नाम है, नेपाल देख लीजिए, हर जगह वही तो है। तो भारत में भी वो स्थितियां, आदर्श आज भी मौजूद हैं। जो भारत के यूथ के अंदर आज निराशा है, जो आज गुस्सा है, वो केवल इसलिए एकजुट नहीं हो पा रहा पैन इंडिया कि देश बहुत बड़ा है और हर व्यक्ति आज रोटी के संघर्ष में उलझ के रह गया है। 82 करोड़ तो भाई ने ऑफिशियली 5 किलो अनाज में फंसा रखे, कर लो क्या करोगे। और भारत के युवा ऐसा नहीं है, अगर आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलूं, जो ये क्या नाम है, अपने फौज के अंदर जो अग्निवीर भर्ती किए, कितने बच्चे सड़कों पे आए थे, याद है आपको? एक लाइन के ऑर्डर से सरकार ने उस पूरे आंदोलन का गला दबा दिया। वो क्या था कि अगर किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ तो वो सरकारी नौकरी के अयोग्य हो जाएगा, एक लाइन के साथ। पहली बात तो इस देश में नौकरी कितनी है? नौकरी है तो मिल किसको रही है? क्या कोई रेगुलर नौकरी है या ठेके की नौकरी है? जब फौज भी ठेके में 4 साल की नौकरी है तो आप सोच लीजिए। लेकिन वो सारा जन जागरण के लिए जो हमारे पास होना चाहिए, उस तरह की स्थिति हमारे पास नहीं है। नेपाल छोटा कंट्री है, 5 दिन के अंदर माहौल बन गया, नीचे से सारे इश्यूज थे। यही बांग्लादेश के अंदर हुआ। और इंटरेस्टिंग बात और याद रखिएगा, जब बांग्लादेश की सरकार गिरी, शेख हसीना कहां से आई थी? चाइना से। और ये महोदय ओयली साहब भी कहां से आए थे? चाइना से 2 दिन पहले से। और आज तय कार्यक्रम ओम नमः शिवाय हो गए। तो केवल देखना पड़ेगा दोनों देशों के साइज के हिसाब से और मोबिलाइजेशन और उसके हिसाब से सारे का सारा। सोशल मीडिया ने केवल उसमें फोर्स मल्टीप्लायर का काम किया है। भारत में भी वो काफी हद तक गुंजाइश है उसकी, लेकिन सोशल मीडिया को हमारे यहाँ तो तुरंत इलाज ही कर दिया जाता है। आप कुछ 2 लाइन सवाल पूछ के देखो, आपकी सारी रीच खत्म कर दी जाएगी, चैनल की भी, इंडिविजुअली भी। और हमने तो ये झेला है, कितनी बार झेलते हैं हमने। तो ये सरकार जो है डेमोक्रेसी के नाम पर जो भी कुछ कर रही है, ये सारे के सारे कर्म और लक्षण वही श्रीलंका वाले हैं। आज आशीष भाई हैरान हो जाओगे आप मंत्री संतरी की तो बात छोड़िए, कुलपति की रोड ठेके के चपड़ासी भी एनजीओ की पर्ची के नहीं लगते, याद रखिएगा ये बात। प्रोफेसर, ये सब छोड़ दीजिए, ठेके का चपड़ासी 90 डेज वाला वो भी एनजीओ की पर्ची से लगता है। इसके अलावा आपको कौन सी डेमोक्रेसी बताइए? उत्तर कोरिया में क्या होता है? यही तो होता है। रशिया में क्या होता है? वन नेशन वन लीडर। हमारे यहाँ क्या हो रहा है? 1 नेशन 1 एनजीओ, 1 नेशन 1 ग्लोबल लीडर, 1 नेशन 1 टंकापति, 1 नेशन 56 इंची। इसके अलावा कुछ है क्या? कोई सवाल जवाब हो तो बता दीजिए। और अब तो नया कर दिया, अब म्यूट डेमोक्रेसी, जैसा आप कल कह रहे थे कि मोदी जी जहां डंका बजाते उसकी आवाज ही बंद कर देती है न्यूज एजेंसी। मेरी और आपकी करें तो समझ में आती है, अपनी ही संवाद की, अपने ही वर्ल्ड लीडर के साथ डंके की आवाज बंद कर देते हैं। तो आप बताइए, ऐसे सारे सवाल। देखिए, आज एक दौर है, ये दौर सदा नहीं रहा है, दौर बदलते हैं। वैसे में ऐसा ना हो कि जो कुछ ये सारा इकोसिस्टम कर रहा है, चाहे वो अपना योगी आदित्यनाथ हो, मोदी जी हो, आपका वो मित्र, परम मित्र जो निशिकांत दुबे है वो हो, या उससे भी प्रचंड प्रतिभाएं बहुत इनके पास। इनको एक बात समझनी चाहिए कि एक ऐसी पार्टी जर्मनी में भी होती थी 1940 में। एक घटना हुई और उसके बाद उस पार्टी का ऑफिस भी नहीं मिला, आज तक मेंबर भी नहीं मिला। क्या ये उस रास्ते पर नहीं जा रहे? क्योंकि एनजीओ का भी 100वां साल है, तो वो भी तमाम तरह की क्रांतियां करते हैं और अपनी किसी बात पे खड़े उतरे हो तो आज तक बता दीजिए। तो ये जो करेक्टर है ना, बेसिकली ये देश के लोगों को समझ में आएगा, धीरे धीरे आएगा। अभी आपका जो डंका बज रहा है वो फर्जी पोमेरियंस के जरिए मर रहा है। वो समय दूर नहीं है कि जब आपको भी सवालों के जवाब, यू विल बी होल्ड अकाउंटेबल एट एनी पर्टिकुलर टाइम, एंड दैट टाइम इज नॉट फार। बिल्कुल, हम शुरू हुए थे चुनाव आयोग की तानाशाही से और बात पहुंच गई पॉलिटिकल तानाशाही तक। देखिए, तानाशाही उसका स्वरूप चुनाव आयोग में है। अगर चुनाव आयोग तानाशाह है तो कहीं ना कहीं जो शीर्ष नेतृत्व है उसमें तानाशाही प्रवृत्तियां होंगी, तभी नीचे की कोई भी संस्थान
तभी तानाशाह हो सकता है। और डिस्टर्ब की बात रही तो डिस्टर्ब के आपने इतने सारे नमूने देख लिए हैं। भारत में पड़ोस में जो कुछ भी लगातार हो रहा है उसको लेकर के तमाम आशंकाएं, तमाम चर्चाएं कल से तो लगातार हो रही हैं। मुझे तो इसमें सबकी अलग अलग राय है, मेरी भी अपनी अलग राय है थोड़ी। मैं तो एक ही चीज मानता हूं कि भारत अगर बचा हुआ है तो इसलिए बचा है कि भारत में मुसलमान रहते हैं, बस। नेपाल में केवल हिंदू हिंदू थे तो नेपाल नहीं बचा। अब वो नहीं कहिएगा नहीं 5 मुसलमान भी रहते हैं, जावेद नावेद मुझको नाम पता है। ये हाँ, बहुत सारे ऐसे कह देंगे हमको पता है, जानने वाले जावेद है, नावेद है, सलमान है, हिंदू थे तो वहां हुआ। बांग्लादेश में खाली मुसलमान थे तो वहां हुआ। यहाँ पे एक ऐसा टूल राजनेताओं के पास है, मैं यहाँ किसी की बात नहीं करूंगा, कोई पार्टी, एक ऐसा टूल है जो अंग्रेजों की पॉलिसी को आगे बढ़ाने में, बांट फूट डालो राज करो वाली पॉलिसी को आगे बढ़ाने में मदद करता है। यहाँ की जनता पहले आपस में हिंदू वर्सेस मुसलमान से बाहर नहीं निकल पाती है कि वो सोचे कि उस दिल्ली में जिसको हमने बैठाया है वो तो सबसे बड़ा जो है नाइंसाफी कर रहा है हमारे साथ, और वो केवल इसी पर राज करता है। ये 11 साल भी ऐसे ही चले हैं, इसी पे राज करता है क्योंकि मुद्दों पर आने ही नहीं देता। नीचे वाले तो सब हिंदू मुसलमान में, कोई सनातन की रक्षा में जुटा हुआ है, कोई बड़े मुश्किल से अपने इस्लामिक प्रैक्टिस या अपने समुदाय की रक्षा में है कि चलो भाई हम सरवाइव कर ले, तो कोई सर्वाइवल में लगा है, कोई जो है उसमें रक्षा में लगा है अपने धर्म के, सनातन के, हिंदुत्व के। तो सबके सब बिजी है और डाटा फ्री है, डाटा पे ही बवाल हो रहा है। यहाँ डाटा अभी देखिए, अगर नेपाल से सीखने के बाद हो सकता है आप लोगों को मोबाइल में डाटा और तेज मिले कि आप बिजी रहिए, डाटा में बिजी रहिए। तो ये भारत के लिए ये सब कुछ सेफगार्ड्स हैं। इसीलिए कहते हैं कि लोकतंत्र अगर थोड़ा उसको चिरंजीवी रखना है, मतलब दीर्घजीवी रखना है, चिरंजीवी तो चाहते हैं वो, तो उसका सबसे बढ़िया उपाय यही होता है कि आपका समाज बहुरंगी हो, उसमें अलग अलग सब तबके के लोग। और भारत की यही खूबसूरती है जो उसकी डेमोक्रेसी को बचा के रखी है। और लेकिन उसका स्वरूप बदल गया कि अब उसी आड़ में सत्ता चलाया जा रहा है। खैर, इजाजत दीजिए हमें, ये सब विषय भी बहुत लंबा है, विषयांतर हो जाएंगे। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। एक आध बड़ी खबरें हैं, हम जल्दी ही आप तक लेकर के आएंगे, इंतजार कीजिए। नमस्कार।